जय हिंद। पिछली क्लास में हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम जल परिवहन के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं जल परिवहन क्या होता है। सबसे पहले हम विशेषताओं की बात करें तो जल परिवहन जो है ये परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि जल का घर्षण जो होता है वो स्थल से कम होता है और स्थल से कम होने के कारण इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, ऊर्जा कम लगती है। और जब ऊर्जा कम लगती है तो ईंधन को कम पावर चाहिए, जिसके कारण से इसका जो सस्ता होने का रीजन है ये यही है कि जल का घर्षण स्थल से कम होता है। दूसरी बात, ये भारी सामान हेतु सर्वोत्तम होता है। जो जल मार्ग होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी सामानों के लिए बहुत ही अच्छे साधन माने जाते हैं। कारण क्या है कि बहुत बड़ी जहाज बनाए जाते हैं जिनके अंदर लाखों टन सामान एक साथ भरा जा सकता है। प्रकारों के बारे में बात की जाए तो जल परिवहन दो प्रकार के हैं, एक तो समुद्री मार्गों में और दूसरा होता है आंतरिक जल मार्गों में। इस आधार पे हम दो प्रकार और भी बांट सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया, ठीक है, जो दो राष्ट्रों के बीच में होता है, और एक होता है राष्ट्रीय जल मार्ग। अब आंतरिक जो जल मार्ग है ये दो राष्ट्रों के बीच में भी हो सकता है, एक देश के अंदर अंदर भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जल मार्ग की प्रमुख विशेषताओं में ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, जल का घर्षण स्थल से कम होता है जिसके कारण से ऊर्जा कम खपत होती है, इंजन को कम पावर चाहिए जिसके कारण ईंधन की खपत कम होती है। भारी सामान के लिए ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम साधन है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए अभी प्रमुख समुद्री मार्गों के बारे में जानते हैं। समुद्री मार्गों में सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग की बात की जाए तो वो है हमारा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये जो है अटलांटिक महासागर में उत्तरी दिशा में स्थित है। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका को और मुख्यतः यूएसए को, जो यूएसए का पूर्वी भाग है, इसको जो है ये पूर्वी पश्चिमी एशिया से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में सबसे प्रमुख देश है हमारा ब्रिटेन और फ्रांस। तो इन देश उन महाद्वीप के इस भाग से जोड़ता है। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है। इसे इसकी प्रमुख विशेषता है क्योंकि यहाँ से विश्व व्यापार का टोटल 25% व्यापार किया जाता है। अभी 25% बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ अकेले इस महामार्ग से किया जाता है, और इसीलिए इसे महाजल मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ये इसका उपनाम है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वृहद ट्रंक मार्ग किसको कहा जाता है, तो वो है हमारा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये किन किन महाद्वीपों को और किन किन भागों को जोड़ता है, प्रमुख विशेषता लिखनी है, बस हो गया काम। ठीक है, विशेषता में जैसे ये विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग है, सबसे ज्यादा व्यापार यही से किया जाता है। दूसरा हमारा जल मार्ग है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग। ये जो है ये प्राचीन विश्व के हृदय स्थल से गुजरता है। प्राचीन विश्व का हृदय स्थल की बात की जाए तो वह हिंद महासागरीय जल मार्ग। जो हिंद महासागर है यहाँ से प्राचीन विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता था। आज जो आधुनिक विश्व के अंदर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की विशेषता है, वही सेम विशेषता प्राचीन विश्व में हिंद महासागरीय जल मार्ग की थी। ये जो है ये यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है। यूरोप के अंदर आपके स्थित है भूमध्य सागर, उस भूमध्य सागर को जोड़ता है हिंद महासागर से, यानी कि एशिया से जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम आगे देख सकते हैं कि अगर मैप में देखें तो ये जो जल मार्ग है ये पूरा अफ्रीका से घूम के जाता है। अगर देखा जाए तो ये जैसे अफ्रीका का मैप है हमारा, ये जैसे अफ्रीका हो गया, तो इसमें ये वाला एशिया का पार्ट है, जैसे ये भारत का पार्ट हो गया ये वाला। तो ये जो जल मार्ग था यह भूमध्य सागर से पूरा अफ्रीका से घूम के दक्षिणी अफ्रीका से होता हुआ ये एशिया में प्रवेश करता है। अब ये आपके 1869 के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया कि इस अफ्रीका और एशिया का जो भाग है इसको तोड़ते हुए यहाँ पर सुएज नहर का निर्माण किया, और जैसे सुएज नहर का निर्माण हुआ इस जल मार्ग की दूरी और इसमें लगने वाला समय आपका पूर्णतः घट गया। तो इस सुएज नहर के निर्माण से इसकी दूरी जो है वो घट गई। तो आप कह सकते हैं कि सुएज नहर एक तो भूमध्य सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। आगे हम सुएज नहर के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका हिंद महासागर हो गया, तो इन दोनों को आपस में ये जोड़ने का कार्य करता है। तो इससे पहले आप ध्यान रखोगे ये अफ्रीका से पूरा ऐसे घूम के एशिया में प्रवेश करता था।
आइए आगे जानते हैं इनके बारे में। देखिए, जो उत्तम आशा अंतरिक्ष जल मार्ग है, ये अफ्रीका से घूमता हुआ आपके एशिया के ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है, किससे? पश्चिमी यूरोप से, और ये दक्षिण अफ्रीका से होता हुआ जाता है। यानी कि अभी हमने जो भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय जल मार्ग की बात की थी, ये उसी से जाता हुआ, लेकिन ये सीधा आगे जाता है कहाँ तक? ऑस्ट्रेलिया तक, और ऑस्ट्रेलिया के एक देश से जोड़ता है, न्यूजीलैंड, उससे भी इसको जोड़ देता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आपस में जोड़ता है। कहाँ से होता हुआ जाता है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एक अंतरिक्ष के रूप में काम करता है। अगला जल मार्ग है हमारा दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये जो है, हमने अभी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात की थी, उसी की दक्षिण दिशा में है। ये दक्षिणी अमेरिका को किससे जोड़ता है? पश्चिमी यूरोप से और पश्चिमी अफ्रीका से। अब देखिए, इस दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग की महत्वाकांक्षा या इसका महत्व जो है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से कम है। इसका रीजन क्या है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में जितने भी देश स्थित हैं वो सारे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर जैसे यूरोप है, तो यूरोप के संसाधन और उत्तरी अमेरिका के संसाधन मिलते जुलते नहीं है। जबकि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के संसाधन लगभग एक जैसे हैं, जिसके कारण से इसकी महत्वाकांक्षा या महत्व इसका कम हो जाता है। यहाँ पर परिवहन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। अगला है हमारा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। अमेरिका की खोज के बाद इसका महत्व और बढ़ गया। इससे पहले ये प्राचीन विश्व में इस समुद्री मार्ग की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं था, या ना के बराबर इसको लोग जानते भी थे। लेकिन जब से अमेरिका की खोज हुई, उसके बाद से उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग बना। ये जो है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट को का मोटर तो बंद करनी है, मन के की हो जो। अगला है हमारा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। ये जो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को, यानी कि इस पश्चिमी तट पर हमारे दो प्रमुख नगर स्थित है, एक तो वैंकूवर और एक सैन फ्रांसिस्को। ये दोनों यूएसए के प्रमुख स्थान है या प्रमुख नगर है। इन दोनों स्थानों को एशिया के याकोहामा, जापान में, याकोहामा लिख देता हूँ जापान में, ठीक है, मैप में भरवाने के लिए याद रखोगे। संगाई यानी कि चीन में, और सिंगापुर, इन तीनों को आपस में जोड़ता है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो नौड़ीय बिंदु है, नौड़ीय बिंदु जहां पर ये महामार्ग आपस में मिलते हैं, नौड़ीय बिंदु की अगर बात की जाए तो वो है आपका प्रशांत महासागर के अंदर स्थित द्वीप है एक होनोलुलु। होनोलुलु जो द्वीप है, इस उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग में नौड़ीय बिंदु का काम करता है। तो ये अलग से पूछा जा सकता है, क्योंकि दूसरे महासागरों में हमने नौड़ीय बिंदु की बात नहीं की थी। ठीक है, आइए अब हम प्रमुख नौ परिवहन नहरों के बारे में जानते हैं। ये नौ परिवहन की नहरें हैं, ये जो है उसमें सबसे पहली नहर आती है हमारी स्वेज नहर। ये स्वेज नहर जो है, ये एशिया को अलग करती है अफ्रीका से। एशिया को जो है अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका और एशिया समुद्र ये स्थल भाग से जुड़े हुए थे, तो इनको दोनों को अलग करने का काम स्वेज नहर करती है। ये कृत्रिम नहर है। इसको 1869 के अंदर मिस्र देश में बनाया गया था। यहाँ पे एक देश पड़ता है मिस्र, तो मिस्र में 1869 के अंदर स्वेज नहर को बनाया गया था। ठीक है, ये जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर जो है ये हिंद महासागर का एक प्रमुख भाग है, तो इन दोनों सागरों को आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर की ओर इसका एक बंदरगाह स्थित है, पोर्ट सईद, और लाल सागर की ओर बंदरगाह स्थित है, पोर्ट सुएज। ये उत्तर दिशा में है, ध्यान रखोगे, उत्तर में है, और ये जो है ये हो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, आ रही बात समझ में? इनकी विशेषताओं की बात की जाए, सुएज नहर की प्रमुख विशेषताओं में, तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये जल बंधक रहित है। मतलब इसमें कहीं पर भी अवरोधक नहीं है, जहाज सीधा निकल जाता है, समुद्री सतह के बराबर है, जहाज को ऊपर या नीचे चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 160 किलोमीटर लंबी है, वैसे 163 किलोमीटर है, जबकि आपकी बुक के अंदर 160 दिया हुआ है। तो ये 160 किलोमीटर लंबी नहर है, और इस 160 किलोमीटर के एवज में पूरा घूम के आना पड़ता था हमें उत्तमासा अंतरिक्ष महाद्वीप से, जो दक्षिण अफ्रीका है उससे घूम के आना पड़ता था। तो वो दूरी थी लगभग 6400 किलोमीटर। तो अब ये दूरी घट के कितनी होगी? 160 किलोमीटर। इसका मतलब है पहले के महामार्ग की तुलना में इतनी दूरी हमारी घट गई।
तो समय भी घटा, दूरी भी घटी। अब इसको पार करने में जहाजों को लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है, जबकि यहाँ पर कई महीने लग जाते थे। तो उसकी तुलना में ये हमारा बहुत ही बढ़िया काम हुआ। 10 से 12 घंटों के अंदर ये नहर पूरी पार हो जाती है। गहराई भी दे रखी है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मीटर गहरी है, लेकिन याद करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। याद करना क्या है, जैसे इसका निर्माण हुआ 1869 के अंदर मिस्र में। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर की और इसका प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सहित लाल सागर की और इसका प्रमुख बंदरगाह है पोर्ट सुएज। विशेषताओं में बात करें तो ये जल बंधक रहित है, 160 किलोमीटर लंबी है। उत्तमासा अंतरिक्ष महासागर की तुलना में इसकी दूरी जो है वो कितनी घट गई, 6400 किलोमीटर। इतनी बातें हमको पढ़नी है। पनामा नहर, ये जो पनामा नहर है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को अलग करता है किससे, दक्षिणी अमेरिका से। जिस प्रकार सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही थी, उसी प्रकार पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इसका निर्माण यूएसए के द्वारा हुआ था। पनामा देश है, यहाँ पर पनामा में इसका निर्माण किया गया था यूएसए के द्वारा। ये जो है इनको जोड़ती है आपस में, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जोड़ने का रीजन क्या, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा दक्षिणी में अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर स्थित है आपका न्यूयॉर्क, और यहाँ पर मान लीजिए स्थित है सैन फ्रांसिस्को। तो इन दोनों स्थानों को जहाज से जोड़ने के लिए उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से घूम के जाना पड़ता था। तो इसी से बचने के लिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर खोद दिया आपने पनामा नहर। ये जो पनामा नहर है ये 72 किलोमीटर लंबी है, और इसके अंदर 6 जल बंधक है। याद कीजिए हमने सुएज नहर में पढ़ा था कि वो जल बंधक से रहित है, और उसका जो लेवल था वो सी लेवल के बराबर था, जबकि ये यहाँ पर 6 जल बंधक है। क्योंकि यहाँ पर जो नहर है ये पर्वतों के बीच में उबड़ खाबड़ है, कई पर्वत है, कई पर गड्ढे भी है, तो उनके बीच में नहर को बनाया गया है। और ये जो जल बंधक है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। जैसे मान लीजिए ये जल बंधक बनाए, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, जैसे ही जहाज यहाँ पर आता है, जहाज को पानी की सहायता से ऊपर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर इसको लॉक लगा देंगे, इसको लॉक सिस्टम बोला जाता है बेसिकली। और यहाँ पर पानी भर के जहाज को ऊपर उठाया जाएगा, और जैसे ही जहाज को इस लेवल के बराबर किया जाएगा, ये जहाज आपके आगे की दिशा में सरक जाएगा। फिर वापस से इसको लॉक किया जाएगा, और फिर इस सी लेवल को बढ़ाया जाएगा, फिर वापस जहाज आगे जाएगा, और ऐसा करके आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जहाज को ऊपर उठाया जाता है। यहाँ पर टोटल 6 जलबंधक है, यानी कि 6 लॉक सिस्टम है। इसको लॉक सिस्टम भी बोलते हैं। परीक्षा में या एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नौ परिवहन नहर है जिसके अंदर लॉक सिस्टम लगाया गया है। इसका लाभ क्या है, ये न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में 13,000 किलोमीटर की दूरी कम करता है। क्योंकि पहले हमें दक्षिण अमेरिका से घूम के जाना पड़ता था, जबकि अब हम सीधे पनामा नहर से क्रॉस करके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी टोटल दूरी घट जाती है 13,000 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।